क्रमांक 1 राजस्थान के प्रमुख महाजनपद कौन कौन से है? तो इसका उत्तर है जांगल, मत्स्य, सूरसेन और शिवी। इनमें से कोई 2 महाजनपदों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2 बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का क्या नाम था? तो यूनानी राजदूत का नाम था डायमेक्स। पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है? तो पुराणों में अशोक का नाम मिलता है देवनाप्रिय तथा देवनाप्रियदर्शी। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था वृहद्रथ। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य था राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना एवं वार्षिक बजट तैयार करना। प्रश्न क्रमांक 6 कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। प्रश्न क्रमांक 7 पतंजलि किस शासक के काल में हुए थे? तो महर्षि पतंजलि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के काल में हुए थे। प्रश्न क्रमांक 8 सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा का नाम क्या था? तो सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा थे सातकर्णी प्रथम। प्रश्न क्रमांक 9 इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? वह किस शासक का दरबारी कवि था? तो इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रश्न क्रमांक 10 समुद्रगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित किस झील का जीर्णोद्धार कराया? उत्तर है सुदर्शन झील का। हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं का नाम बताइए। तो हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाएं थी संस्कृत में नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की। पालवंशी राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो पालवंशी राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ ध्यान देते हैं। क्रमांक 1 महाजनपदों में उल्लेखित गणराज्यों के नाम बताइए। तो महाजनपदों में उल्लेखित गणराज्य है कपिलवस्तु का शाक्य, सुषुमारगिरी का भाग, रामग्राम का कोलिय, अलकंप का बुली, केशपूत का कालाम, कुशीनारा का मल, पावा का मल, पिपीलीवन का मौर्य, मिथिला का विदेह, वैशाली का लिच्छवी। अशोक के धम्म का सार लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2 अशोक का धम्म मौर्य शासक अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। अशोक के अनुसार पाप कर्म से मुक्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें निम्न है। माता पिता, गुरु एवं बड़ों की सेवा करना, समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ व्यवहार करना, किसी भी प्राणवान जीव जंतु के प्रति अहिंसा की भावना एवं सन्यासियों, भिक्षुओं, ब्राह्मणों, आश्रितों, सेवकों व दीन दुखियों से श्रेष्ठ व्यवहार करना। अशोक की मान्यता थी कि इन उपायों से
पाप रहित होने में सहायता मिलती है। अशोक का धम्म मानवतावादी सदाचार प्रधान धम्म था, जो अधिकतम जन कल्याण की सार्वभौम भावनाओं का प्रचार करता है। समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक योगदान को स्पष्ट कीजिए। समुद्रगुप्त का सांस्कृतिक योगदान। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त सम्राट बना। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, एरन अभिलेख एवं प्राप्त मुद्राओं से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त स्वयं श्रेष्ठ कवि था। उसने कविराज की उपाधि ग्रहण की। वह विद्वानों का आश्रयदाता था। प्रकांड विद्वान हरिसेन उसके दरबार की विभूति था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की। वह कला प्रेमी था। उसे संगीत व ललित कलाओं में विशेष रुचि थी। उसकी वीणा बजाते हुए एक मुद्रा भी मिली है। वह विष्णु का भक्त था, परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। प्रश्न क्रमांक 4, राष्ट्रकूट वंश का संक्षिप्त परिचय दीजिए। राष्ट्रकूट वंश का परिचय। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। इसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को हराकर दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। इस वंश में 14 शासक हुए। दंती दुर्ग के पश्चात उसका चाचा कृष्ण प्रथम शासक बना, जिसने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, जिसने उत्तर भारत में प्रतिहारों व पालों पर आक्रमण कर त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा लिया। इंद्र तृतीय ने प्रतिहार शासक महीपाल को परास्त कर कनौज को लूटा। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। वे संस्कृत व कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। 973 ईस्वी में चालुक्य शासक तैलय द्वितीय ने अंतिम राष्ट्रकूट शासक करक द्वितीय को पराजित कर राष्ट्रकूट सत्ता का अंत कर दिया तथा कल्याणी में चालुक्य वंश की स्थापना की। चोल प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चोल प्रशासन। चोल साम्राज्य की स्थापना 850 ईस्वी में विजयालय ने की। विजयालय पल्लवों का सामंत था। चोल प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बंटा हुआ था, जिनको मंडलम कहा जाता था। मंडलम का उपविभाग कोट्टम, कोट्टम के उपविभाग नाडु, कुर्रम तथा ग्राम थे। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाटर तथा नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा गया है। गांव के प्रतिनिधि का प्रतिवर्ष चुनाव होता था। भूमि की उपज का लगभग 6वां भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। लगान अनाज अथवा स्वर्ण मुद्राओं में दिया जाता था। चोल राजाओं के पास विशाल थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। चोल प्रशासन की न्याय व्यवस्था भी उच्च कोटि की थी। ग्राम न्यायालय के अतिरिक्त नियमित रूप से गठित राजकीय न्यायालय भी न्यायिक कार्य करते थे। अंतिम अपील राजा के पास की जा सकती थी। इस प्रकार चोल प्रशासन प्राचीन गुण की उत्कृष्ट शासन प्रणाली थी। प्रश्न क्रमांक 6, पल्लव वंश के बारे में आप क्या जानते हैं? पल्लव वंश। पल्लव वंश की स्थापना
6वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में सिंह विष्णु नामक व्यक्ति ने की। इसके पश्चात लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लवों ने राज्य किया। इस वंश के शासक अक्कार्ट, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, तंजौर पर राज्य करते थे। पल्लव वंश के प्रमुख राजाओं में महेंद्र वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा द्वितीय तथा अपराजित थे। महेंद्र वर्मा ने अनेक मंदिर बनाए। प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने मालप्पुरम या महाबलीपुरम नगर की स्थापना की तथा वहां पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। पल्लव शासकों में कुछ विष्णु के उपासक थे तो कुछ शिव के। चोल शासकों ने पल्लवों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। प्रश्न क्रमांक 7, कनिष्क का योगदान बताइए। कनिष्क का योगदान। कनिष्क महानतम कुषाण शासक था। वह 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने 78 ईस्वी में एक ही संवत चलाया जो शक संवत के नाम से प्रसिद्ध है। इसके शासनकाल के कश्मीर में कुंडल वन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति हुई। इसने कश्मीर को जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। उसने कासगर, यारकंद व खेतान पर भी विजय प्राप्त की। कनिष्क के साम्राज्य की प्रथम राजधानी पेशावर व दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क कला और विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ एवं चरक जैसे चिकित्सक विद्वान थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जन्म एवं विकास कनिष्क के समय में ही हुआ था। निबंधात्मक प्रश्न हम पुस्तक से देख के करेंगे।